चलो जी। हाँ जी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट। हाँ हाँ, उसकी शादी हो जाएंगी तक के थे हम, याद आ रहा है तुमको? हाँ। अच्छा, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए फास्ट टैग फ्री है, हमारे लिए उससे वैल्यू बढ़ जाएगी। प्लीज उतना सा काम कर दीजिए, ये आपको रोज रोज ना बोलना पड़े, ये ज्यादा बेटर है, राइट? क्या है, आकर के आप फ्री देख लें। एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, पर हमारे वीडियो को रीच मिलती है जिससे हमारा फायदा होता है। बस इतना सा ही पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं। समझदार आप खुद है बाकी, ठीक है? हाँ जी, तो अपन ने मस्त प्रॉब्लम सॉल्व किया था, याद है? एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो क्या किसी ने कुछ आंसर निकाला, कोई जवाब निकाला? हाँ जी, मेरे को इनकम बताओ कितनी है। तो 10,80,000, 7,20,000। और हम्म हम्म बराबर। एशिका ने जवाब निकाला है 6 लाख। 6 लाख क्या? चलो जी, आंसर इज 6 लाख एंड 4 लाख। आंसर इज 6 लाख एंड 4 लाख। पूछो कैसे? आपका कंबाइंड इनकम जो है ये निकलेगा 10 लाख रुपए। अंडरस्टैंड? ये जो मेथड ऑफ एग्रीगे, ये जो आप कंपोजिट इनकम लगा रहे हो, ये एग्रीकल्चर में जो आप कंपोजिट इनकम लगा रहे हो, ये किसके लिए है? अदर देन टी, कॉफी, रबर। जहां हम फेयर मार्केट वैल्यू को क्या करते हैं? कंसिडर। जहां हम फेयर मार्केट वैल्यू को क्या करते हैं? कंसिडर। अब ध्यान से सुनिएगा, व्हेन इट इज ऑफ अ टी, रबर और कॉफी, यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू का तो काम ही नहीं है। वट एवर इज द इनकम रिसीव्ड माइनस द एक्सपेंसेस मेड, स्ट्रेट अवे आपका टोटल इनकम आएगा। और उस टोटल इनकम को आपको 60 और 40 पे डिवाइड करना है। यहां पे इतना सब काम ही नहीं है, सीधा रिसीट माइनस एक्सपेंसेस। रिसीट माइनस एक्सपेंसेस, जो बचा ये आपका ग्रॉस अमाउंट बचेगा। दैट ग्रॉस अमाउंट हैज टू बी डिवाइडेड इन 60 और 40। सो लेट मी टेल यू, कितने में अपना प्रोडक्ट बिका था? अगर अब 18 लाख, कान खाली आवाज करें, सेल वैल्यू टोटल कितने का हुआ? 42 lakhs। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, सेल वैल्यू कितने का हुआ? 42 lakhs। स्ट्रेट अवे। अब यहां पे आप एग्रीकल्चर अलग से सेल किया, वो अलग से सेल किया वाला मैटर ही नहीं है, क्योंकि आपने कंपोजिट सेल किया ये माना जा रहा है। आपने क्या सेल किया? कंपोजिट सेल किया, ये माना जा रहा है। अब ध्यान से सुनना, आपने सेल कितना किया? 40% ऑफ द प्रोड्यूस इज सोल्ड एट 42 लाख प्लस कितने लाख रुपीस? 18 लाख। क्योंकि देख, टोटल सेल वैल्यू कितनी है? 60% की सेल वैल्यू कितनी थी? 42 लाख प्लस 18% की सेल वैल्यू कितनी थी? 18। अंडरस्टैंड? 40% की सेल वैल्यू कितनी? 10 लाख भी आंसर गलत होगा एक्चुअली, मैं तुम्हारे को कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूं। सेल वैल्यू भी कितनी थी? फॉर द 40% इज 18 लाख, फॉर द बैलेंस 60% इज 42 लाख। ये टोटल सेल वैल्यू हो गया। इसमें से आप सीधा सीधा क्या माइनस करोगे? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। अब बताइए, टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना हुआ? ये आया 42 प्लस 18, ये आया 60 लाख, बराबर है ना? इसमें से पहले 40% का कॉस्ट कितना था बेटा?
12 लाख बराबर, प्लस दूसरे का कितना था 19 लाख, इज इट 31 लाख टोटल। इसमें से कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितना था, वॉज इट 1 लाख, तो आपका यहां पे नेट पीजीबीपी निकल जाए, नेट ग्रॉस रिसीट निकल जाएगा। बताओ नेट कितना बनेगा आपका, इज इट 28 लाख, 28 लाख आपका नेट बनेगा। इसका आप क्या करोगे 60 एंड 40, समझ में आया। यहां मेथड ऑफ एग्रीगेशन आना ही नहीं है, यहां मेथड ऑफ एग्रीगेशन आना ही नहीं है। किस एस्पेक्ट में, पहले एस्पेक्ट में। आप जो कंपोजिट करते हो कंपोजिट नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू कहीं पे भी कंसिडर होने वाला नहीं। सीधा सेल वैल्यू, सेल वैल्यू में से कॉस्ट माइनस करो, कैसे नेट प्रॉफिट निकलता है। अब 28 लाख रुपए का 60% बताओ कितना निकलेगा, तो 16,80,000 आपका क्या बनेगा बोलो जल्दी से, एग्रीकल्चरल इनकम माइनस 28 लाख, 11,20,000 क्या बनेगा आपका बेटा पीजीबीपी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, यस। सीधा सीधा मतलब टी कॉफी रबर है तो आपको वो फेयर मार्केट वैल्यू को कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। सीधा वॉट एवर इज रिसीव्ड माइनस वॉट एवर इज एक्सपेंडेड, नेट रिसीव्ड का 60-40 करना, काम खत्म कर देना आपने। अब आपको एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों मिल गया। क्या आप मेरे साथ इसके ऊपर टैक्स निकाल सकते हैं बेटा, यस और नो। क्या आप मेरे साथ इसके ऊपर टैक्स निकाल सकते हैं, बोलो टैक्स कितना आएगा। स्टेप नंबर 1, एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इज इट 28 लाख, बराबर है ना। स्टेप 2 कितना होगा बोलो, स्टेप 2 कितना होगा, 28 लाख में से 15 लाख माइनस कर दो, बचे हुए पे 30% ऐड 1,50,000। एज पर 115 BAC आपका जो टैक्स आता है वो आता है 5,40,000 एवरीबडी। स्टेप 3 एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 16,80,000 प्लस 3 लाख। सर एसएससी सीनियर सिटीजन थोड़े ने, आई नो एसएससी सीनियर सिटीजन नहीं है, पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 115 BAC में कितना है 3 लाख। सो 16,80,000 प्लस 3 लाख टोटल कितना होता है बेटा 19,80,000। स्टेप 4 टैक्स, तुम तो डर रहे थे 115 BAC से, अब धनाधन टैक्स निकाल रहे हो। इज इट 2,94,000। स्टेप 5 डिफरेंस ऑफ टैक्स, इज इट 2,46,000। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या रिबेट मिलेगा, क्या रिबेट मिलेगा, क्या सरचार्ज लगेगा, क्या सरचार्ज लगेगा, पक्का। तो सीधा HEC ऐड कर दूं @4%। मस्त प्रॉब्लम था ना, अरे कभी तो अप्रिशिएट कर लो जीवन में। हाँ मास्टर मस्त चीज दिया था, नहीं इतना भी अप्रिशिएट नहीं करना था जितना तुम कर रहे हो। पर आप ये देखो हमने एक ही प्रॉब्लम लिया जिसमें अमेंडमेंट भी कवर हो गया, कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया एंड एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड। क्या सीखा मेरे बच्चे ने इस प्रॉब्लम से, भारत के बच्चे ने ये सीखा कि भैया अगर टी कॉफी रबर का क्वेश्चन है तो वहां पे वो फेयर मार्केट वैल्यू का कहीं कोई लेन देन नहीं, रिसीट माइनस एक्सपेंसेस, नेट का सीधा क्या कर देना 60-40। समझ में आई बात, यस और नो, राइट। आप अपने मॉड्यूल में जाना, जो नया मॉड्यूल आपको इशू हुआ है ना, इसमें इसी तरीके का एक क्वेश्चन है जो रबर पे दिया है, छोटा सा क्वेश्चन है रबर पे दिया है, वो आज घर पे जाके सॉल्व करना। चैप्टर नंबर 1 में दिया है, मॉड्यूल में दिया है, CA मॉड्यूल में रबर के ऊपर ये क्वेश्चन है।
उनने भी सेम किया है, रिसीट माइनस एक्सपेंसेस स्ट्रेट अवे 65-35 पे डिवाइड किया और बाद में टैक्स निकाला। हमने एक ही प्रॉब्लम में कंपोजिट भी कर लिया और उसी में मेथड ऑफ एग्रीगेशन भी लगा लिया। इज दैट डन? यस। चलो आओ एग्रीकल्चर में वापस चलते हैं। सर एग्रीकल्चर तो खत्म हो गया होगा ना मुन्ना ना, एग्रीकल्चर में बहुत कुछ बाकी है अभी। पहले एक बार रिवीजन कर लेंगे मेरे साथ एग्रीकल्चर का, ठीक है? बताइए एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने का पावर किसके पास है? स्टेट के पास, यस और नो, राइट? सर मेथड ऑफ एग्रीगेशन कब अप्लाई होगा? विवेक बेटा अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई एजेपी हैं, आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ऊपर है और नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है, तो आप पे मेथड ऑफ एग्रीगेशन अप्लाई होगा। कल हमने यही लिखा के दिया, राइट? स्टेट के पास है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इज एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट? यस, बट इज इट इनडायरेक्टली टैक्सेबल? यस। एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड अगर कोई खर्चा है, क्या वो टैक्सेबल इनकम से माइनस हो सकता है? नहीं। एग्रीकल्चर इनकम अगर फॉरेन से आ रही होगी तो इज इट टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट? टैक्सेबल। एग्रीकल्चरल इनकम, राइट? क्या एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इज एन एग्रीकल्चर इनकम? यस। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस फार्म बिल्डिंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम? यस। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज ऑल्सो एन एग्रीकल्चर इनकम? एग्रीकल्चर ऑपरेशन वर्ड डिफाइंड नहीं है, तो अगर एसएससी सिर्फ बेसिक ऑपरेशन में होगा तो एग्रीकल्चर, बेसिक प्लस सब्सिक्वेंट में होगा तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, और अगर दोनों में होगा तो कैसे निकालेंगे? कंपोजिट। कंपोजिट के लिए सबसे पहले टी कॉफी रबर के लिए उन्होंने परसेंटेज एक्सप्लेन किए हैं, यस। अगर टी कॉफी रबर नहीं है तो क्या निकालने का भी तरीका बताया हुआ है, यस, यूजिंग फेयर मार्केट वैल्यू। क्लियर है? और इसके ऊपर टैक्स फिर निकलता है यूजिंग मेथड ऑफ एग्रीगेशन। इस साल मेथड ऑफ एग्रीगेशन में सिर्फ क्या बदल रहा है, जहां हम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2,50,000 लेते थे यूजिंग 115 बीएसी, अब हम क्या लेंगे? 3 लाख। एवरीबॉडी यस? ओह माय गॉड। सुनो, क्या इनकम फ्रॉम सैंपलिंग सेडलिंग नर्सरी ये भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है? यस सर, ये भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। तो अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर का पोर्शन तो हमने पूरा खत्म कर दिया, लेकिन एक बहुत ही जरूरी चीज एग्रीकल्चर में लिखनी बाकी है, और एक बहुत ही जरूरी चीज एग्रीकल्चर से ही समझनी बाकी है। एग्रीकल्चरल लैंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड, एक होता है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। याद आ रहा है आप सभी को, राइट? रूरल एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैसे डिवाइड करते हैं, ये कंसेप्ट हमें कहाँ काम आता है? ये कंसेप्ट हमें काम आता है कैपिटल गेन में। ये कंसेप्ट हमें कहाँ काम आता है? कैपिटल गेन, राइट? तो गिव द हेडिंग रूरल agricultural land. Give the heading rural agricultural land. ओके ओके, अंडरस्टैंड कीजिए। रूरल एग्रीकल्चर लैंड हम किसे कहते हैं? देखिए अर्बन एग्रीकल्चर लैंड वर्ड डिफाइंड नहीं है एक्ट के अंदर में। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड वर्ड एक्ट के अंदर में डिफाइंड नहीं है, तो सिर्फ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड ही डिफाइंड है। तो अब रूरल एग्रीकल्चर लैंड किसको बोलते हैं, प्लीज जरा ध्यान से सुनना। सपोज ये आपका म्युनिसिपल एरिया कैंटोनमेंट एरिया है, राइट? जिस शहर के अंदर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं होता, कई बार उस शहर को कंट्रोल आर्मी करती है और उसे हम कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड, कैंप सीधे शब्दों में, ठीक है? जैसे अमृतसर हो गया, दिल्ली हो गया, पुणे का कैंप एरिया हो गया, तो दीज आर एडमिनिस्ट्रेड बाय आर्मी। जैसे अगर आप पुणे का एयरपोर्ट भी देखेंगे तो इट इज गवर्न बाय आर्मी, वहां पे फोटो लेना अलाउड नहीं है। अब रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैसे इमेजिन करेंगे? अगर आप म्युनिसिपल लिमिट या कॉर्पोरेशन लिमिट के अंदर में आ रहे हैं, ये हमेशा क्या मानी जाएगी? अर्बन। तो अगर ये म्युनिसिपल लिमिट के अंदर में आ रही होगी, अगर ये किसके अंदर में आ रही होगी? म्युनिसिपल लिमिट के अंदर में आ रही होगी, तो इस लैंड को हम क्या कहेंगे? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है मालिक, इस लैंड को हम क्या कहेंगे? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। यहां से अप टू 2 किलोमीटर, यहां से अप टू 2 किलोमीटर इफ पॉपुलेशन एनीवन डज नॉट एक्सीड, बोलो 10,000, तो वो क्या बन जाएगा? रूरल। तो वो क्या बन जाएगा? रूरल।
अगर पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर नहीं जाती तो वो क्या बन जाएगा? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। अच्छा जी सर। सर आपने कहा कि अगर 10,000 से ऊपर नहीं गया तो वो क्या माना जाएगा? रूरल माना जाएगा। मैंने कहा हाँ बढ़िया, बराबर है। तो सर मेरे को एक बात बताओ, मान लो अगर मेरी लैंड जो सिचुएटेड है ये 1.7 किलोमीटर पे सिचुएटेड है और वहां की पॉपुलेशन है 9,000, ये लैंड अर्बन कहलाएगी या रूरल कहलाएगी? रूरल कहलाएगी। यही 19,000 है तो क्या कहलाएगी? अर्बन। दो सवाल आपके मन में आना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, हम लैंड की बात कर रहे हैं तो इसे नंबर्स में मत देखो। 1.7 किलोमीटर, किलोमीटर 1.7 और 2 किलोमीटर में भी बहुत फर्क है। 0.30 का फर्क नहीं होता वहां पे, सिर्फ मैथ्स के हिसाब से चलने में बहुत बड़ा फर्क होता है, तो इसे थोड़ा सा रैशनली अंडरस्टैंड करना, राइट। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि इफ द पॉपुलेशन अप टू एनीवन 6 किलोमीटर डज नॉट एक्सीड, बोलो बेटा 1 लाख, तो इसे क्या माना जाएगा? रूरल। मान लीजिए मेरी लैंड जो सिचुएटेड है ये 4 किलोमीटर पे सिचुएटेड है, बराबर है, ये 4 किलोमीटर पे सिचुएटेड है, यहाँ की पॉपुलेशन है 90,000, बोलो अर्बन या रूरल? रूरल। और यही 1,90,000 होती तो क्या हो जाती? अर्बन। यहाँ तक के सबको समझ में आ रहा है? यस। तो अर्बन और रूरल का जो डिफरेंस है ये कहाँ आपकी लैंड सिचुएटेड है उसके बेसिस पे। आप में से कोई नालायक मुझसे ये पूछ सकता है, मान लो मेरी लैंड 4 किलोमीटर से चालू हो रही है और 7 किलोमीटर तक के है, मैं बोल रहा हूँ पहले सोच क्या बोल रहा है, समझ आ रहा है? पहले सोच क्या बोल रहा है ना। कोई भी व्यक्ति जब लैंड एक्वायर करता है ना वो ऐसे एक्वायर नहीं होती, ऐसे एक्वायर होती है, ठीक है। फिर भी मान लो नहीं हमने ऐसे ही एक्वायर किया, हमारा ऐसा ही है, हमारा ऐसा ही है, बरोबर है, आम्ही गुंटे करी, जिधर तक देखोगे सब हमारा है, और ठीक है। अगर ऐसे भी एक्वायर किया तो आप पे 2 किलोमीटर का क्राइटेरिया लगना चाहिए या 6 किलोमीटर का? 6 किलोमीटर का हायर क्राइटेरिया लगना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया आपको दिया जाता है अप टू एनीवन 8 किलोमीटर, राइट, अप टू 8 किलोमीटर इफ पॉपुलेशन डज नॉट एक्सीड 10 lakhs, तो वो एरिया क्या माना जाएगा? रूरल माना जाएगा। तो मान लीजिए मेरा लैंड सिचुएटेड है 7.2 किलोमीटर्स के ऊपर, यहाँ पे की पॉपुलेशन 9 लाख है, कौन माना जाएगा? रूरल। 19 लाख है, क्या माना जाएगा? अर्बन। ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, इसको याद करते बैठता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई याद करने की जरूरत नहीं है। आपको जो काम की चीज है ना वो ये नहीं है, एग्जामिनर कभी भी तुम्हारे को ये नहीं पूछने वाला है ये बताइए अर्बन है या रूरल, क्योंकि इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। पूछो क्या? तो इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है, जब आप सीए बन जाएंगे, सीएस सीएमए बन जाएंगे एज द केस में भी, तब आप ये ऐसा कैलकुलेट नहीं करते बैठेंगे, आप स्ट्रेट अवे रेकनर पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? रेकनर। क्या आपको समझता है रेकनर मतलब क्या होता है? जो वहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस होता है ना, वहाँ पे रेकनर पड़ा होता है। जो वहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस होता है वहाँ पे क्या पड़ा होता है बेटा? रेकनर। और वहाँ पे क्लियर कट आपके प्रॉपर्टी का हिस्सा नंबर, सर्वे नंबर के हिसाब से वो क्लियर कट लिखा होता है ये अर्बन है या रूरल। तो हम ये कैलकुलेशन में पढ़ते ही नहीं, तो हमें सर सिलेबस में दिया क्यों है ये 2 किलोमीटर 8 किलोमीटर? ये सब आपको दिया है कैपिटल गेन एस्पेक्ट्स के हिसाब से। ये बनाया आपने? नहीं बनाया ना, पहले ये बना लो। पहले ये बनाओ। म्युनिसिपल एरिया के अंदर में हमेशा क्या आएगा? अर्बन। अप टू 2 किलोमीटर इफ पॉपुलेशन डज नॉट एक्सीड 10,000।
up to 6 kilometer the criteria is 1 lakh, up to 8 kilometer the criteria is 10 lakh. Is that done? चलिए सर, अब सवाल ये है कि सर हमने तो क्लास में अलग इंटरप्रेट कर लिया था इसका। कोई बात नहीं बेटा, गलतियां होती है तभी आप फास्ट ट्रैक में हो। सुनो, अगली बार स्मार्ट डिसीजन लेना, समझना। अब इसका मीनिंग समझ में आया सभी को? अब एक क्वेश्चन समझिए प्लीज, हम ये अर्बन रूरल कर क्यों रहे? एग्जैक्टली जो आपको एग्जाम पेपर में आने वाला है हम उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये अर्बन और रूरल से सर धरती पे क्या फर्क पड़ जाएगा हम बताते हैं आपको, राइट? मान लीजिए अगर ये अर्बन लैंड है, मान लीजिए ये रूरल लैंड है, ठीक है? ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आप लिखेंगे। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के साथ आप तीन ही चीज कर सकते हो। बताओ खेत के साथ क्या हो सकता है? तीन ही चीज हो सकती है। पहला, खेत से क्या आ सकता है? एग्रीकल्चरल इनकम, यस और नो? बराबर है। खेत से क्या आ सकता है मालिक? एग्रीकल्चरल इनकम। दूसरा, खेत से क्या आ सकता है सर? दूसरा, आपने इसे सेल कर दिया, बराबर। तीसरा क्या हो सकता है इसका? कंपलसरी एक्विजिशन, बराबर है ना? लैंड से तीन ही चीजें पॉसिबल हैं। चौथा, अगर इनकम ही नहीं आ रही तो हम डिस्कशन ही नहीं कर रहे, इसलिए चौथा बना नहीं रहा। तो अर्बन लैंड से इन टोटल कितनी चीजें पॉसिबल है? सिर्फ तीन चीजें पॉसिबल है। बताइए कौन कौन सी तीन चीजें पॉसिबल है? पहली चीज, बराबर है, आप या तो इस लैंड को सेल कर देंगे। दूसरी चीज, या तो आप क्या करेंगे सर? इसे कंपलसरीली एक्वायर करेंगे। तीसरी चीज, आप क्या करेंगे सर? एग्रीकल्चरल इनकम अर्न करेंगे। ये तीन चीज पॉसिबल है। तो डोंट यू थिंक रूरल से भी यही तीन चीज पॉसिबल है? या तो आप इससे एग्रीकल्चरल इनकम अर्न कर लेंगे, या तो आप इसे क्या कर देंगे? सेल कर देंगे, या तो आप इसे क्या करेंगे? कंपलसरीली एक्वायर करेंगे। पर ठीक है, चलो एग्रीकल्चर इनकम आई तो ये क्या होगी मालिक? एग्जाम, चाहे वो रूरल से आ रही हो चाहे वो अर्बन से आ रही हो, ये ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकम वेदर फ्रॉम रूरल एरिया और वेदर फ्रॉम अर्बन एरिया दोनों भी क्या है मालिक? एग्जम्प्ट है। अच्छा सर, अगर सेल हो रहा है तो रूरल लैंड सेल हो रहा है तो देयर इज नो कैपिटल गेन। पूछो क्यों? बिकॉज इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। विदिन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 214, विदिन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 214 रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। और अगर ये कैपिटल एसेट ही नहीं है तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड को सेल करके कभी कोई कैपिटल गेन आ ही नहीं सकता। एंड दैट इज द रीजन हम रूरल और अर्बन को क्लियर कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो अर्बन और रूरल को क्लियर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज रूरल एग्रीकल्चर लैंड जब भी आप सेल करोगे इस पे कैपिटल गेन नहीं आता। तो बच्चा क्या पढ़ के जा रहा है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा पढ़ के जा रहा है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने ही नहीं वाला तेरे को। आज तक ओल्ड सिलेबस, ओल्ड टू ओल्ड सिलेबस, उससे भी ओल्ड सिलेबस जिसमें मैं था उसमें भी नहीं था। कभी इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन आएगा इस पे। आपको ये समझना अर्बन और रूरल क्यों पढ़ रहे हैं हम। भैया रूरल एग्रीकल्चर लैंड जब आप सेल करते हो देयर इज नो कैपिटल गेन, वेयरएज अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे कैपिटल गेन टैक्स आता है, बिकॉज ये कैपिटल एसेट माना जाता है। ये क्या माना जाता है? कैपिटल एसेट। अब सोच के देखो, रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर कंपलसरीली एक्वायर हो जाए, नितिन गडकरी जी ने बोला कि भैया मैं इसमें इधर है ना 9 लेन हाईवे बनाऊंगा, हो सकता है? यस और नो? उनके राज्य में हो भी सकता है। बोले मैं यहाँ 9 लेन हाईवे बनाऊंगा, कंपलसरी एक्वायर कर दिया, अब क्या होगा? देयर विल बी नो कैपिटल गेन। पूछो क्यों? अब जब कैपिटल एसेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन आएगा कहां से? आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कंपलसरीली एक्वायर हो रहा हो या सेल हो रहा हो, इस पे कोई कैपिटल गेन टैक्स आता नहीं। हाँ, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपलसरीली एक्वायर हो रहा है तो ये एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन
1037, ये एग्जाम है अंडर सेक्शन 1037। तो होल रूरल या अर्बन हम लोग क्यों पढ़ रहे? इस एस्पेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं। बनाओ। डन है? Is this done? चलो, सो अर्बन और रूरल पूरा चैप्टर समझ में आया? दैट्स हाउ वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 1 as per module, and with us it is chapter number 2. Is that done? Yes sir, खत्म। चलो आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। वैसे आपको एक अच्छी सी चीज बताना चाहूंगा। अच्छी चीज दिखाऊं आपको एक? अरे बहुत बहुत ही प्यारी चीज है। नहीं नहीं, प्लीज एक बार देख लो ताकि तुम्हें थोड़ा सा समझ में भी आ जाए। सो एवरीबॉडी, लो जी, नया धमाका आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ का नया धमाका इंस्टीट्यूट ने डाल दिया है। सबको एक्सपेक्टेड था कि एग्जाम जाएगी जून पे बिकॉज ऑफ इलेक्शन। कुछ ऐसा नहीं किया उन्होंने, ये आपकी एग्जाम डेट है विच इज अनाउंस्ड। अब चलो एक नंबर ऑफ डेज भी यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। नहीं नहीं, मैं क्या कहता हूं, कर ही लेते हैं ना। 6 दिन बचे जनवरी के, फरवरी में इस बार 29 आ रहा है, मार्च के अंदर के 31, अप्रैल के अंदर के 30। कितना बेटा? 96 डेज रिमेन इन दी एग्जामिनेशन। नवंबर अटेम्प्ट है तो इसमें 6 महीने और जोड़ देना, 180 दिन और जोड़ देना, बराबर है कि नहीं? 180 दिन इसमें और जोड़ देना, नवंबर 24 का अटेम्प्ट आ जाएगा। तो मई 24 वालों, अब भी तुम्हारा खून नहीं खोला तो खून नहीं वो पानी है। फिर एक बार अटेम्प्ट लगा दिया तो बेकार ऐसी जवानी है। समझ में आ रहा है? फिर एक बार अटेम्प्ट लगा दिया तो बेकार ऐसी जवानी है। अब समझ लेना तुमको कितना सीरियस होना है इस लाइफ के अंदर में, उस हिसाब से तुम्हारे डेज डिसाइड होंगे। Come on, let us start with the next topic. The next topic is residential status. अच्छा सर, रेसिडेंशियल स्टेटस की अगर मैं बात करूं, क्या रेसिडेंशियल स्टेटस में कुछ चेंज है? हाँ। कहाँ चेंज आएगा मैं आपको बताता हूँ। फाइनेंस एक्ट से यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। चेंज बस इतना है, जब रेसिडेंशियल स्टेटस में नंबर ऑफ डेज आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 2024 एक लीप ईयर बन रहा है, वहां पे 365 की जगह 366 डेज आने वाले हैं। तो इस चक्कर में आपके जो नवंबर 23 का मॉड्यूल है रेसिडेंशियल स्टेटस के काम का नहीं, क्योंकि अब वो 366 के हिसाब से कंप्यूटेशन होने वाला है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, राइट। अच्छा, तो चलो आओ,
रेसिडेंशियल स्टेटस डिस्कस करते हैं। अच्छा, टेल मी फ्यू क्वेश्चंस एकदम क्विकली। इज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर डिटरमाइन फॉर ईच पर्सन सेपरेटली? यस। क्या रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल डिटरमाइन किया जाता है? क्या रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? इज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप वन एंड द सेम कंसेप्ट? क्यों? ये तो सेम ही कंसेप्ट है ना। इज इट नॉट द सेम कंसेप्ट? नो सर, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप सेम कंसेप्ट नहीं है। अच्छा, क्या रेसिडेंशियल स्टेटस किस बेसिस पे डिटरमाइन होता है? आप जहां पैदा हुए उस बेसिस पे, या नंबर ऑफ डेज स्टे इन अ पर्टिकुलर कंट्री? नंबर ऑफ डेज स्टे इन अ पर्टिकुलर कंट्री, उस बेसिस पे आपका क्या डिसाइड होता है? रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होता है। अच्छा जी सर, इधर आ रहा हूं मैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके सर, रेसिडेंशियल स्टेटस की अगर हम बात करें, सर रेसिडेंशियल स्टेटस की अगर हम बात करें तो सर बताइए किस तरीके से डील होगा? रेसिडेंशियल स्टेटस ना बेटा, एक पढ़ने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे सेक्शन नंबर 6 से लेके सेक्शन नंबर 9 तक के हम लोग को पढ़ना है, बराबर है। लेकिन आप पहले 6 पढ़ें, 6 के बाद आप 5 पढ़ें, 5 के बाद 7, 8, 9, ये सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो रेसिडेंशियल स्टेटस आपको समझ में आने वाला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एबीसी एनालिसिस पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? 6(1) इंपॉर्टेंट है, 6(1)A इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपका सेक्शन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है? 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है इंटरेस्ट, दूसरा है रॉयल्टी, तीसरा है एफटीएस, चौथा है सैलरी, सॉरी बिजनेस कनेक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेसिडेंशियल स्टेटस में एग्जाम से पहले कुछ पढ़ना है तो इतना पढ़ना है। यस इज दिस डन? इज दिस डन? चलो, सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस। टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी, टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी कैन नॉट बी डिटरमाइंड अनलेस वी नो रेसिडेंशियल स्टेटस। Residential status is always determined for the previous year because we have to determine the income of previous year. It is calculated every year. It may change year to year, and person can be resident in more than one country for a previous year. तो एक दिन में एक व्यक्ति एक टाइम पे एक से ज्यादा कंट्री में रेसिडेंट हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्लियर है? अच्छा, कुछ याद करके बताओ, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल क्या प्रोविजन थी? पर्सन को 2 केसेस में रेसिडेंट माना जाता है। इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर 180 days और मोर इन प्रीवियस ईयर, और 60 days इन प्रीवियस ईयर एंड 365 days इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। याद आ रहा है? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो क्या माना जाता है? नॉन रेसिडेंट। यस और नो? हमने कहा ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 days और मोर इन प्रीवियस ईयर, और 60 days इन प्रीवियस ईयर एंड 365। तो ये जो 365 होने चाहिए ये कंटिन्यूस फॉर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर होने चाहिए। ये जो 365 होने चाहिए ये भी कंटिन्यूस होने चाहिए क्या? यस सर, ये भी कंटिन्यूस होने जरूरी है। अच्छा बताओ, ये जो 182 days है ये क्या एक ही शहर में रहना जरूरी है या अलग अलग शहर में भी चलेगा? अलग अलग शहर। एक ही कंट्री में रहना जरूरी है, अलग अलग कंट्री में भी चलेंगे? एक ही कंट्री में रहना जरूरी नहीं है, अलग अलग कंट्री में। इन टोटल जैसे मान लीजिए विजय कुछ दिन इंडिया में रहा, कुछ दिन यूएसए में रहा, कुछ दिन यूके में रहा, कुछ दिन बांग्लादेश में रहा, तो क्या मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस अगर 182 days है तो वो रेसिडेंट माना जाएगा? यस।
तो चेक करिएगा इंडिविजुअल पर्सन के केस में कैसे डिटरमाइन करेंगे. ही वुड बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ ही सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. स्टे इन इंडिया फॉर 182 days और मोर, और stay in India for 60 days in previous year and 365 days in 4 years preceding year. ये 365 कैसे होने चाहिए? कंटिन्यूस प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर होने चाहिए. ये कैसे होने चाहिए बेटा? कंटिन्यूस प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर होने चाहिए. अच्छा जी सर. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो वो सीधे सीधे क्या बन जाते हैं? नॉन रेसिडेंट. आओ एक चार्ट बनाओ मेरे साथ. सेक्शन 6(1) रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर, बोलो बेटा, इंडिविजुअल. रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल. A person can either be resident or non-resident. Satisfy करना है any of the basic condition. any को हाईलाइट करना है. इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन क्या आते हैं? थियरी. ही stays in India for कितना? 180 या 182? 182 days or more in previous year. Or B, 60 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year. If failed to satisfy, बोलो 6(1). बराबर, ये क्लियर है? अब बताइए यहां से सिर्फ रेसिडेंट बना के काम चलेगा या उसे ROR RNOR भी बनाना पड़ेगा? ROR RNOR भी बनाना पड़ेगा. ROR की कंडीशन कहाँ लिखी है? 6(6). चलो रिवाइज करके देखो. ROR ROR के लिए कितने क्राइटेरिया थे? रिवाइज रिवाइज रिवाइज. 2. क्या दोनों सेटिस्फाई करना था? सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन. बोलो कौन सी 2 कंडीशन थी? पहला, ही इज रेसिडेंट फॉर 2 out of 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर. 10 में से कोई भी 2 साल में वो क्या रहना चाहिए था? रेसिडेंट. तो ही इज रेसिडेंट फॉर एनी 2 out of 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर. 10 में से कोई भी 2 साल उसने रेसिडेंट होना है. रेसिडेंट का क्राइटेरिया क्या है? 6(1) में लिखा है. रेसिडेंट का क्राइटेरिया क्या है? बोलो बेटा. 6(1) के अंदर में लिखा है. ठीक है सर. दूसरा, एंड ही स्टेज इन इंडिया, बोलो, फॉर 730 days in 7 previous preceding year.
इज दैट डन? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम इसे क्या मानते हैं? आर एन ओ आर। हम इसे क्या मानते हैं? आर एन ओ आर। इज दैट डन? चलो डन। चेक। मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। पहला, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, क्या कंटिन्यूस स्टे एट वन प्लेस इंपॉर्टेंट है? नहीं। ठीक है, ये आपने पूरा लिख दिया। आर एन ओ आर के नीचे 1 2 3 4 5 6 लाइन आपको खाली छोड़नी है। ठीक है, उसके नीचे नोट्स लिखना। नोट नंबर 1, उसके नीचे नोट लिखना। नोट नंबर 1, continuous stay at one place is not important. Continuous stay at one place is not important. Is this done? चलो दूसरा, अब देखो इधर क्या लिखा है। He stayed in India for 182 days or more in previous year, or 60 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year. इससे ही काम नहीं चलेगा, इसे ROR या RNOR बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, 3 लोगों के लिए रेसिडेंट मतलब सिर्फ 182 डेज होता है। फॉर 3 पर्सन रेसिडेंट मीन्स, बोलो बेटा, 182 डेज ओनली। एनीवन? ये 3 पर्सन कौन थे? पहला, पर्सन लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई व्यक्ति इंडिया छोड़ करके जा रहा है, किस लिए छोड़ करके जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। किस लिए छोड़ करके जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। तो 182 डेज इंडिया में है तो रेसिडेंट, नहीं तो नॉन रेसिडेंट। 182 डेज इंडिया में है तो रेसिडेंट, नहीं तो बोलो बेटा नॉन रेसिडेंट। सेकेंड, शिप क्रू मेंबर। तीसरा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तीसरा क्या है बेटा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो 3 लोग अगर इंडिया में है एटलीस्ट 182 डेज तो रेसिडेंट, नहीं तो स्ट्रेट अवे क्या मान लिए जाएंगे? नॉन रेसिडेंट। अच्छा जी सर, चलो आपको याद है शिप क्रू मेंबर के लिए नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करके जाए? शिप क्रू मेंबर्स नंबर ऑफ डेज किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है बताइए? पीरियड मेंशन इन कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट is excluded from number of days in India. एक रूल है, रूल 126, जो कहता है जब आप शिप क्रू मेंबर के नंबर ऑफ डेज काउंट करते रहेंगे उतना पीरियड जितना सीडीसी में लिखा है, क्या बेटा? उतना पीरियड जितना कहां लिखा है?
CDC में लिखा है उतने पीरियड को आप क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। यस और नो? से यस और नो? यस। चलो आओ। तो पर्सन कैन बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्दर कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ROR RNOR बनाना पड़ेगा। एंड शिप क्रू मेंबर के नंबर ऑफ डेज काउंट करते वक्त हम उतना पीरियड जितना CDC दैट इज कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में मेंशन्ड है उतना पीरियड हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड। यस और नो? चलो, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? assessee or parents or grandparents born into undivided India. PIO is a person who is or his parents or grandparents born into अनडिवाइडेड इंडिया। तो यदि वो या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर में बॉर्न हुए होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हम उसे क्या कहेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इज दिस डन? चलो आइए कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2, बराबर। Read the problem. Mr. Alok is an Indian citizen and a member of ship crew Singapore-bound Indian ship engaged in the carriage of passenger in international traffic departing from Mumbai port on 6th June 23. From following details determine the residential status. ठीक है, assuming his stay in India in the last 4 years is 400 days and last 7 years is 750 days. मतलब सीधे शब्दों में एक चीज तो हमें समझ आ रही है कि ROR वाली कंडीशन तो है, लेकिन ROR से पहले उसे क्या बनाना पड़ेगा, रेसिडेंट। जब तक कि वो रेसिडेंट नहीं रहेगा तब तक कि हम उसका ROR कर सकते नहीं। तो जिस दिन शिप एंटर्ड हुई थी वो था 6 जून 2023 और जिस दिन साइन ऑफ हुआ वो था 9 दिसंबर। मतलब जितना पीरियड CDC में लिखा है क्या इसे नंबर ऑफ डेज में से लेस किया जाता है? यस। तो आप मुझे बताइए हम टोटल नंबर ऑफ डेज कितने पकड़े साल में? इस साल आप पकड़ोगे 366। क्यों पकड़ोगे? क्योंकि लीप ईयर है। क्यों पकड़ोगे बेटा ऐसा? क्योंकि लीप ईयर है। इसमें से उतना पीरियड माइनस कर दोगे जितना पीरियड कहां मेंशन्ड है, CDC, बराबर है। बताओ CDC में कितना पीरियड मेंशन है? जून के 25, जून के आपको कितने दिन पकड़ने पड़ेंगे? 25, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 9। चलो 25 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 9, इज इट 187? 366 में से 187 माइनस कर दो, 179। Whether a ship crew member stays in India for 182 days or more, no, he will be treated as non-resident. समझ में आई बात? तो चलो मैं इसको लिखना सिखाता हूँ। सबसे पहले बताओ क्वेश्चन नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ डेज इन इंडिया।
बनाओ वर्किंग नोट, नंबर ऑफ डेज इन इंडिया। इज दैट डन? बताइए अब हमें क्या लिखना चाहिए। देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस का जब भी क्वेश्चन आए और अगर ये इंडिविजुअल पे बेस्ड है तो सबसे पहले आपने लिखना चाहिए रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल का एस्पेक्ट, मतलब 6(1) आपको लिखना बनता है। इसी के नीचे आप मेंशन करेंगे एज पर सेक्शन 6(1) in case of ship crew member he will be treated as resident if he stays in India for at least 182 days or more in previous year, 182 days or more in previous year. Further, as per rule 126, the period of stay shall exclude the period mentioned in continuous discharge certificate. Since Alok do not stay for at least 182 days in previous year, he will be treated as बोलो नॉन रेसिडेंट। अब अगर वो नॉन रेसिडेंट ही है तो उसको ROR RNOR बनाने का कोई सेंस बनता नहीं है। Is this done? चलो क्वेश्चन नंबर 4। इट इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो टैक्स प्लानिंग के ऊपर बेस्ड है। एवरीवन रीड दिस क्वेश्चन। Paulomi is a chartered accountant, is presently working in a firm in India. She received an offer for the post of CFO from the company in Singapore. तो भैया उसको क्या इंडिया छोड़ करके जाना है? यस। किस ऑब्जेक्टिव से जाना है? फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पक्की बात? ठीक है, मतलब एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रही तो ही रेसिडेंट बनती। As per the offer letter, she can join between 1st September to 31st October. तो ऑफर लेटर के हिसाब से वो 1st सितंबर से 31st अक्टूबर में कभी भी ज्वाइन कर सकती है कंपनी को। She approaches you for your advice relating to the following issue. वो आपसे पूछना चाहती है, आपकी बड़ी फैन है, आपसे पूछना चाहती है कि मैं क्या करूं, कब जाऊं। तूपन चालतो का डेट बाय विच शी शुड लीव इंडिया।
बताइए कैसे निकालेंगे? कब तक उसको इंडिया से निकल जाना चाहिए, इंडिया छोड़ देना चाहिए? वो एडवाइस क्या मांग रही है? ताकि आपका टैक्स कम हो सके, मिटिगेट हर टैक्स लाइबिलिटी। बताइए। हम्म। निमीश पूछ रहा है सर हमने 9 डेज क्यों काउंट किए? बेटा 9 डेज काउंट करेंगे ना, उतना पीरियड सीडीसी में मेंशन्ड है तो काउंट करना ही पड़ेगा, आप 8 नहीं कर सकते। बताइए कौन से दिन तक के उसने निकल जाना चाहिए आपके हिसाब से? हम्म। अगर आप देखोगे एटलीस्ट 182 होना चाहिए। कैलकुलेटर उठाओ, सिखाता हूं। अप्रैल के 30, 31 फॉर मई, 30 फॉर जून, 31 फॉर जुलाई, 31 फॉर अगस्त, प्लस 29 फॉर सितंबर। बराबर है? यानी 29 सितंबर से पहले अगर वो निकल गई तो 182 कंप्लीट होता नहीं। अब आरओआर बन गई तो टैक्स ज्यादा आएगा, यही एनआर रही तो टैक्स कम आएगा। तो उसने क्या इंडिया 29 सितंबर से पहले ही छोड़ देना चाहिए? एट एनी टाइम 1 सितंबर से वो कभी भी ज्वाइन कर सकती है। हम क्या बोल रहे हैं भैया, 1 to 29 के बीच में कभी भी छोड़ दे, ये तेरे लिए सेंसिबल है। ठीक। दूसरा पॉइंट, डायरेक्टली क्रेडिट पार्ट ऑफ her salary to her bank account in Kolkata maintained with her joint mother to meet the requirement of her family। क्या सैलरी उसने डायरेक्टली अपने इंडियन अकाउंट के अंदर में मंगाना चाहिए जो कोलकाता में मेंटेन है? नहीं। अगर इंडिया में पैसा आया तो इंडियन गवर्नमेंट छोड़ेगी क्या? नहीं छोड़ेगी। तो इट्स बेटर कि वो पैसा कहां रखे? फॉरेन, और बाद में इंडिया में रेमिट कर दे। इंडिया में जो पैसा रेमिट होता है फॉरेन से वो टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि रेमिटेंस इनकम नहीं है। क्या नहीं है? रेमिटेंस इनकम नहीं है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे क्या पॉलमी को कि तू इंडियन बैंक अकाउंट में पैसा ले? नहीं, हम ये सजेस्ट करेंगे पैसा भी फॉरेन में ले एंड उसको बाद में इंडिया में क्या कर देना? रेमिट, क्योंकि रेमिटेंस इज नॉट एन इनकम। तीसरा, पीरियड फॉर विच शी शुड स्टे इन इंडिया व्हेन शी कम्स ऑन लीव। मान लीजिए छुट्टी है, आइए बेचारी अकेले घूमने, तब तक ये इंडिया में रहना चाहिए। 182 डेज से कम रहे बहन। बराबर है ना? भाई तू 182 डेज से कम रहे, रेसिडेंट ही नहीं बनेंगी तो सेम प्रोविजन तेरे पे अप्लाई हो जाएगी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ टैक्स प्लानिंग। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। पॉइंट नंबर ए, अ पर्सन शैल बी कंसिडर्ड as resident if he stays in India for 182 day or more in previous year, और बोलते बोलते लिखो 60 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year। बराबर है ना? फर्दर, if a person is leaving India for employment, he must stay in India for at least 182 days in order to mitigate the tax. We would suggest, follow me, to leave India before 29th of September 2023।
दैट इज स्टे इन इंडिया फॉर लेस देन 182 days to mitigate the tax. बच्चा कह रहा है सर 60 डेज के क्राइटेरिया के हिसाब से तो वो रेसिडेंट बन जाएंगी। मेरे लाल, मेरे होने वाले बच्चों के चाचा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना बेटा। पर्सन इज लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 60 डेज वाला क्राइटेरिया ये एप्लीकेबल नहीं है। B, if the amount is received in India, it would be taxable to resident or non-resident. Hence, we would suggest not to receive the amount in India. We would suggest not to receive the amount in India. Instead, receive the amount in foreign and remit the amount in India. That won't be taxed. Everybody done? C. हाँ जी, तीसरी चीज क्या थी? How many days should she live in India in order to evade the tax, mitigate the tax? She should never stay in India for more than 182 days. We would suggest not to stay for 182 days or more in India during her leave in order to avoid taxation provision. रोहन मेरे से पूछ रहा है सर जो आप नंबर ऑफ डेज लेंगे वो असेसमेंट ईयर के 365 लेंगे कि प्रीवियस ईयर के 365 लेंगे? बेटा प्रीवियस ईयर के, बिकॉज वी कैलकुलेट द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर। तो हम प्रीवियस ईयर के नंबर ऑफ डेज देख रहे हैं, इसीलिए 23 24 प्रीवियस ईयर है। चलो मैं आपको जीरो से बताता हूँ फिर से। हाँ, आपका प्रीवियस ईयर 23 24 है, मतलब 1/4/2023 से लेके 31 मार्च 2024, इस बीच में ना फरवरी 2024 आ रहा है, जिसमें 28, हर साल 28 होता है, लेकिन लीप ईयर में 29 डेज होता है। तो आप प्रीवियस ईयर के नंबर ऑफ डेज देख रहे हैं बेटा। हाँ, ऐसा और किसी को कोई सवाल बेटा? वो थर्ड सवाल था, क्वालिटी डाउट। ये पक्का, ये डन हो गया। चलिए
मैं एक एग्जांपल भी रखता हूँ आपके सामने, आप मेरे को बताइएगा रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, ROR या RNOR, ROR/RNOR, ठीक है। हाँ लिखना है रजिस्टर में। यस, कुछ और सवाल। पहला तेजस का, सर सीडीसी के कौन से डेट्स देख के हैं? जितना पीरियड सीडीसी में मेंशन है, अगर 6 जून से 9 दिसंबर लिखा है तो 6 जून भी इंक्लूड करना है, 9 दिसंबर भी इंक्लूड करना है, जितना मेंशन सीडीसी में है उतना एक्सक्लूड कर देना। दूसरा सवाल, हो सकता है आप में से किसी के सवाल हो। दूसरा सवाल, सर क्रू मेंबर रेसिडेंट होता तो ROR कैसे फाइंड करते? 6(1) के हिसाब से, कोई और क्राइटेरिया तो है ही नहीं। शिप क्रू मेंबर अगर रेसिडेंट है तो 182 डेज ही क्राइटेरिया है, 60 डेज का क्राइटेरिया उसके लिए है ही नहीं बेटा। ठीक है सर। और कुछ? द डे ही लीव्स इंडिया एंड द डे ही कम्स टू इंडिया बोथ आर काउंटेड, वो बराबर है, जनरल प्रोविजन। सीडीसी में वो कवर नहीं होगा। चलो, सर कल का होमवर्क डिस्कस करो ना, आते वही तो किया सबसे पहले। कौन सा? अच्छा वो चैप्टर नंबर 1 के एंड में डिस्कस करते हैं। अभी बेटा रेसिडेंट के बीच में तुम ये फालतू पॉइंट डालोगे तो कैसे चलेगा? रेसिडेंट के बीच में काय को डाल रहे हो ये? आपका प्रीवियस ईयर क्या है बेटा? 23-24। बताइए सारे केसेस, बाकी की मैं क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ। थ्री 380 तो हो ही नहीं सकता ना बेटा। सर ROR RNOR क्यों निकालते हैं ये बताइए, बताऊंगा। ओके, थोड़ा सा सेक्शन 5 में आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो टोटल इनकम कंप्यूट होता है ना, वो ROR का अलग होता है, RNOR का अलग होता है, और NR का अलग होता है। ये सेक्शन 5 में समझता है, इसके लिए होल्ड कीजिए, ये गुड क्वेश्चन है, इसके लिए होल्ड कीजिए। सर 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? इधर समझेगा अभी। मैं सरप्राइज हूँ, क्या ये फास्ट ट्रैक सच में वही बच्चा देख रहा है जिसने एक बार पहले पढ़ा है? अब यहाँ पे दो ही सिचुएशन हो सकती है बेटा, या तो तुम पढ़ी पहली बार रहे हो, या तो जो पहली बार पढ़ा है ना वो बहुत ही गलत इंसान से पढ़ा है। मतलब शायद उसको भी कुछ नहीं आता होगा। तो यू ऑल्सो सजेस्ट दैट टीचर टू लुक एट माई फास्ट ट्रैक। मतलब ये क्वेश्चन कैसा हो सकता है यार?
आप अगर पहली बार डायरेक्टली फास्ट ट्रैक देख रहे होंगे ना, तो मैं आपसे कहूँगा रिफ्रेन करें, मत देखें डायरेक्ट फास्ट ट्रैक। आप रेगुलर पे जाएं, आपकी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। वहाँ एक एक वर्ड को अलग अलग करके बताया जाता है। बताइए पहला सिचुएशन, ROR, RNOR, NR। हाउ मेनी पीपल ROR? नो वन हियर। हाउ मेनी पीपल RNOR? वेरी गुड, 4 पीपल RNOR। ओके, बताइए इनके साथ क्या किया जाए? मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? बताइए क्या गलती की इन्होंने ROR, RNOR करके? समझ में आया बच्चे क्या गलती की? देखिए किसी भी व्यक्ति को रेसिडेंट बनाना है, एवरीबॉडी रिपीट विथ मी, व्हाट इज द लॉ? अ पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 days or more in previous year or 60 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year। बराबर है? एटलीस्ट कितने दिन होना चाहिए प्रीवियस ईयर में? आपने 60 या एटलीस्ट 182 होना चाहिए। अगर मैं पहला प्रॉब्लम देखूं 182 है नहीं, फिर मैं ढूंढता हूं एटलीस्ट 60 तो भी है क्या? अगर आप देखेंगे एटलीस्ट 60 भी नहीं है, मतलब 6 1 की दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। एटलीस्ट 60 डेज भी अगर आप नहीं है, तो आप स्ट्रेट अवे कौन से क्राइटेरिया में चल जाएंगे? नॉन रेसिडेंट। सबको समझ में आया जिन्होंने गलती की थी? क्या गलती की थी? एटलीस्ट 60 डेज भी नहीं है। वाई ही इज अ नॉन रेसिडेंट? बिकॉज एटलीस्ट 60 days in previous year condition is not satisfied। But sir 365 तो है ना? वो एंड है, आप पीछे वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, आगे का क्या? अरे भाई कंडीशन आप जब भी रीड करेंगे वो कंबाइंड रीड करोगे ना, ऐसा थोड़ी ना होगा। आप बोलोगे कि सर 365 तो है, 60 डेज का बेसिक कंडीशन है एंड 365 है। वो एंड मतलब आपको उस लाइन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। जब 60 नहीं हो रहा 365 होने नहीं वाला। दूसरे पे आते हैं, चेक करिए अगेन वही एटलीस्ट 60 डेज। 182 का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं, तो एटलीस्ट 60 डेज देखेंगे। क्या प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60 डेज है? यस। प्लस पिछले 4 सालों में और पिछले प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में 4 सालों में उसने एटलीस्ट कितने दिन होना चाहिए? 365। तो प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, 1 2 3 4, इन चारों सालों में मिला के 365 डेज है क्या? यस। तो ये क्या बन गया? रेसिडेंट तो बन गया। ठीक है, एटलीस्ट 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। लेकिन सिर्फ रेसिडेंट बना के तो काम नहीं चलेगा, इसे या तो ROR बनाना है या तो RNOR बनाना है। अगर मुझे इसे RNOR बनाना है या ROR बनाना है, सॉरी ROR बनाना है, तो 2 कंडीशन चाहिए। 10 में से कोई भी 2 साल वो क्या होना चाहिए? रेसिडेंट। मेरे हिसाब से वो यहाँ रेसिडेंट है क्योंकि 182 डेज से ज्यादा है, यहाँ पे भी रेसिडेंट है 182 डेज से ज्यादा है। इनफैक्ट यहाँ पे भी रेसिडेंट बोलूँ तो चलेगा क्या? 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। मुझे तो 10 में से कोई भी 2 चाहिए थे, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई 10 में से 2, तो चलो 10 में से कोई भी 2 साल वो क्या होना चाहिए था? रेसिडेंट होना चाहिए था, कंडीशन सेटिस्फाइड। प्लस उसने एटलीस्ट 730 डेज रहना है 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में। 1 2 3 4 5 6 7, तुम इधर 2 ही देख लो तो सेटिस्फाई हो जाता। 730 डेज से ज्यादा हो पिछले 7 सालों में, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले तुम क्या 730 डेज हो इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर? यस। तो आप बन जाओगे ROR। सबको समझ में आया क्राइटेरिया? तीसरा क्राइटेरिया, एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहना चाहिए था, मतलब वो यहाँ क्या बन गया? रेसिडेंट। ये तो ठीक है। अब ROR के लिए कितनी कंडीशन है? 2। कोई भी 2 साल रेसिडेंट होना। देखो यहाँ पे भी रेसिडेंट मिलेगा वो, 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर।
यहाँ पे भी रेसिडेंट मिलेगा 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, मतलब 2 आउट ऑफ 10 वाला कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। अब 7 सालों में उसने एटलीस्ट कितने दिन होने चाहिए? 730। 1 2 3 4 5 6 7, एटलीस्ट कितने दिन होने चाहिए थे? 730। यहाँ पे वो एटलीस्ट कितने दिन है? 700। द अदर कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। और आरओआर बनाने के लिए एक कंडीशन चाहिए थी या बोथ कंडीशन चाहिए थी? बोथ कंडीशन चाहिए थी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही वो सीधे सीधे क्या बन जाएगा? आर एन ओ आर। अब 1/3 क्वेश्चन ऑफ एनआर आरओआर आरएनओआर। क्राइटेरिया सबको समझ में आया? जितने बच्चे ऑनलाइन जिनको नहीं समझ रहा था अब समझा क्या बेटा? प्लीज बताना। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? नो स्टूडेंट नो काइंड ऑफ डाउट? पक्का? इंक्लूड किया था बेटा आर्यन, आप नंबर ऑफ डेज एक बार कैलकुलेट करो। सबको समझ में आया? परफेक्ट, बढ़ो आगे। ओह, ये देखिए, इंडियन सिटीजन who leaves India in previous year as a ship crew member or for the purpose of employment, he would be treated as resident if he stays for at least 182 days। बराबर है मालिक? अब आते हैं नेक्स्ट प्रोविजन के ऊपर। ये जो 4th पॉइंट लिखा है आपने उसके आगे अगर जगह खाली हो तो 5th, नहीं तो आगे नेक्स्ट हेडिंग भी आप दे सकते हो। इंडियन सिटीजन, person of Indian origin who is outside India and coming to visit in India earns less than 15 lakh, earns 15 lakh or more from India इज दैट डन? अब जरा पहले इस चीज के पीछे का हिस्ट्री समझ लो तो आपको पूरा क्राइटेरिया याद आएगा। प्यार से समझना। देखिए हो क्या रहा था, बहुत सारे इंडियन्स बीइंग इंडियन सिटीजन, आपको तो पता था यहाँ पे टैक्स रेट जो था एमएमआर वो कितना था? 42.744%। अब वो एमएमआर से इतना ज्यादा परेशान थे, वो बोले यार हमारे को रह के मतलब ही नहीं है इंडिया में, इंस्टेड राइट। अच्छा अब एक बात समझना, जो इतनी हाई वैल्यू ऑफ इनकम कमा रहा है कैन ही इजीली हॉप द कंट्री?
यस तो ये लोग क्या करते थे, आजू बाजू की कंट्री में जाके बस जाते थे। अब जैसे मोस्ट एक्सेसिबल यहाँ से क्या है, नेपाल। मतलब बिहार में तो इतना गजब का सिचुएशन है कि यहाँ पे जब भी पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं, लोग वहाँ बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं, पेट्रोल भरा के नेपाल से वापस आ जाते हैं। यस दिस एक्चुअली हैपेंस, दिस एक्चुअली हैपेंस, राइट। तो नेपाल का बॉर्डर हमारे पास से बहुत इजीली एक्सेसिबल भी है। अब लोग क्या करते हुए आपको पता है, ये यहाँ पे रहने के बदले वो दुबई सिलेक्ट कर लेते, थाईलैंड सिलेक्ट कर लेते, सिंगापुर सिलेक्ट कर लेते, नेपाल सिलेक्ट कर लेते। ये मल्टीपल कंट्रीज को हॉप करते और मल्टीपल कंट्रीज में मैक्सिमम जगह पे अपना रेसिडेंशियल स्टेटस अवॉइड कर देते। बराबर है। अब 2015 में निर्मला सीतारमन जी ने एक नेशनल पैक्ट साइन किया था, राइट, जिसमें इंडिया के तरफ से एक कमिटमेंट हुआ था कि ना हम टैक्स चोरी करने देंगे, ना इंडियन को टैक्स चोरी करने की अपॉर्चुनिटी देंगे। मतलब अगर इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ये ना हमारी कंट्री में टैक्स अवॉइड करेगा ना कहीं और अवॉइड करेगा। अब ये बंदे का बिजनेस इंडिया में ही रहता था, पर ये बंदा खुद इंडिया में नहीं रहता था। अब जब भी इंडिया में टैक्स देने की बारी आती थी, ये कहता था मैं तो नॉन रेसिडेंट हूं, मैं तो क्या हूं, नॉन रेसिडेंट, मैं तो इंडिया में से विजिट करने के लिए आता हूं। अब जब ये विजिट करने के लिए आता है, गवर्नमेंट देखता था इसके विजिट के ऊपर भी ये लोग अर्न कर लेते थे बहुत मैक्सिमम अमाउंट। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, ये प्रोविजन किसके ऊपर सटीक बैठती है, पाकिस्तानी सिंगर और एक्टर, आर दे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? यस, बाय डिफॉल्ट में। यस और नो? बाय डिफॉल्ट में। आर दे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? यस। अब पाकिस्तानी एक्टर, यस, या क्रिकेटर, मान लीजिए शोएब मलिक साहब, ठीक है, इंडिया में आए, इंडिया में आए, राइट, किसके हस्बैंड, सानिया मिर्जा जी के थे, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, थे आ गए ना भाई, थे ना, ठीक है, राइट। अब फॉरगेट अबाउट इनकी पर्सनल लाइफ, इन्होंने क्या किया, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। हाँ मतलब अपने को क्या कर लेन देना ना, अपन अपने से अपनी नहीं संभल रही उसकी संभालने को काम बोलेंगे, समझना। अब भाई ने क्या किया, इंडिया आया और भाई ने लेट्स से आईपीएल या दूसरा गेम या एनी अदर एडवर्टीजमेंट में पार्टिसिपेट किया। अब ये क्या क्लेम करते थे, भाई मैं तो इंडिया में आया हूं सिर्फ और सिर्फ काय के लिए, विजिट के लिए, लेकिन इस विजिट में भी दे अर्न मोर देन 15 लाख। इस विजिट में भी क्या होता था, मोर देन 15 लाख अर्न करते थे। अब इनसे टैक्स वसूलना ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कोई एक्सप्रेसिव प्रोविजन ही नहीं थी कि इफ अ पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज आउटसाइड इंडिया बट कमिंग टू विजिट इन इंडिया, इन पे टैक्स प्रोविजन लगाए कैसे, इस पे कोई एक्सप्रेसिव डिटेल ही नहीं थी। तब जाके क्या किया गया, इनके ऊपर लॉ बनाया गया कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है हु इज जनरली आउटसाइड इंडिया बट कमिंग टू विजिट इन इंडिया एंड अर्न इनकम मोर देन 15 लाख और लेस देन 15 लाख, इनके क्राइटेरिया बनाए गए। तो अगर कोई लेट्स से पर्सन है इंडियन ओरिजिन या पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन, लेट्स से टेक्निकल गुरुजी अगेन, हु इज आउटसाइड इंडिया बट कमिंग टू विजिट इंडिया फॉर अ विजिट एंड अर्न अप टू 15 लाख इंडिया से, प्योरली इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम की बात नहीं कर रहे, प्योरली इंडिया से ये कितना कमा रहे हैं, अप टू 15 लाख, ही विल बी ट्रीटेड एज resident if he stays for 182 days or more। अब आप बोलोगे सर ये प्रोविजन बनाने की जरूरत क्या थी, प्रोविजन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। आप करेक्ट, एक्सप्रेसिव प्रोविजन नहीं थी, लॉ में क्लैरिटी लाने के लिए ये काम किया गया। एक्सप्रेसिव प्रोविजन नहीं थी इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए, बस उसको एक्सप्रेस कर दिया गया। यस, मम्मी पापा हमसे प्यार करते हैं क्या, वी ऑल नो करते हैं। किसी दिन वो आपके बर्थडे पे एक कार्ड बना के लिख के दे दें, एक्सप्रेसिव प्रोविजन, यस और नो, या आपको ऐसे ही चलते फिरते मार दे, क्या पागल, एक्सप्रेसिव प्रोविजन है, प्यार से मार रहे। सेकंड, 15 लाख या उससे ज्यादा अर्न करते हैं तो, अब ये 15 लाख का कोई रीजन नहीं है वाई 15 लाख, उन्होंने दिया 15 लाख से ऊपर कमाया तो हम एक्सप्रेसिव प्रोविजन लगाएंगे। अगर 15 लाख से ऊपर कमाया तो वो कहते हैं he will be treated as resident if he stays in India for 182 days or more in previous year or
120 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year. आपको अमेंडमेंट समझ में आया था क्या, कहाँ हुआ था? 60 डेज की जगह उन्होंने क्या कर दिया, 120 डेज. यस, चलो. सो Indian citizen, person of Indian origin who is being outside India coming to visit to India in the previous year and total income is 15 lakh or less. 15 lakh और लेस रहे 182 डेज. अपने शायद यहाँ लिखते वक्त थोड़ी सी गड़बड़ करिए यहाँ पे. हाँ, on more than 15 lakh होना. यहाँ पे on 15 लाख और लेस होना. हालांकि इतना 1 रुपए का टेस्टिंग तुम्हारा इंस्टीट्यूट करेगा नहीं, बट फिर भी Is this done? चलो आओ. Indian citizen, person of Indian origin who is being outside India coming to visit in India in the previous year and total income other than foreign income exceed 15 lakh, 182 days or 120 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year. तो 60 days की जगह यहाँ पे क्राइटेरिया क्या हो जाता है, 120 days. ये क्लियर है मालिक? अब सुनो, अगर आप 120 डेज से भी कम हैं तो स्ट्रेट अवे आपको क्या माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट. अगर आप 120 से लेके 182 डेज तक के इंडिया में हैं तो आपको क्या माना जाएगा, RNOR. और अगर आप 182 डेज से ज़्यादा है तो R या RNOR कुछ भी हो सकता है, फिर आपका वर्किंग सेपरेट होगा. तो आप अगर 182 डेज से भी कम है आपको स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट मानेंगे. 180 से 182 तक के है तो आप RNOR क्राइटेरिया में आएंगे, और 182 से भी ज़्यादा है तो फिर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा बेटा, निकालना पड़ेगा. इसके साथ साथ एक और कंसेप्ट लाया, सेक्शन 61A डीम्ड रेसिडेंट. ये इंपॉर्टेंट है. ये कंसेप्ट सिर्फ किसके ऊपर है, ओनली टू इंडियन सिटीजन. ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए नहीं है. ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है. बराबर है. अब जैसा कि इन्होंने वादा किया था निर्मला सीतारमन जी ने, ना हम इंडिया में टैक्स चोरी की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, ना इंडियन को कहीं टैक्स चोरी करने देंगे, तो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए लॉ बनाया. कहा, इफ अ पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन हु इज नॉट लायबल टू पे टैक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल. ये उन इंडियन सिटीजन्स के लिए थे जो मल्टीपल कंट्री में हॉप कर रहे थे. बराबर है. एक कंट्री में मतलब कहीं पे भी नंबर ऑफ डेज रहते ही नहीं थे. यस. अब सोच करके देखिए ऐसा हो सकता है क्या. मैं आपको एक ही एग्जांपल बता दूं. ट्रैवलर हु इज अ यूट्यूबर, बेस्ट एग्जाम्पल. मतलब 2 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट लगेगा कि हाँ ये रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट पे हम बात कर रहे हैं. अ ट्रैवलर हु इज अ यूट्यूबर, आप सोच करके देखिए, वो तो वैसे ही अलग अलग कंट्री में घूम रहा है. मेरे बात समझना ना, राइट. जो न्यूज एजेंसीज वाले होंगे जो अलग अलग जगह जाके न्यूज कवरेज कर रहे होंगे, इंटरनेशनल कवरेज कर रहे होंगे, आप सोच करके देखिए, किसी अगर कंपनी का कंट्री हेड होगा तो मल्टीपल कंट्रीज उसके अंदर में आ रही होंगी. जैसे साउथ एशिया हेड,
तो वो मल्टीपल कंट्री में घूम रहा है अलग अलग जगह पे और कहीं पे भी रेसिडेंशियल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी है। आपने अब तक नहीं देखा, ये अलग बात है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अ ट्रैवलर हु इज अ यूट्यूबर, वो क्या करेगा, वो तो वैसे ही अलग अलग कंट्री घूम रहा है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रैवल ब्लॉगिंग बनाते हैं नोमैड्स करके, राइट, इंडियन है, राइट, नोमैड्स करके हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं। आपको हमेशा वो अलग अलग कंट्री में हॉप करते हुए दिखेंगे। यस, अब इनकम जो जनरेट हो रही वो मल्टीपल कंट्री में जनरेट हो रही, और रेसिडेंशियल स्टेटस एक जगह पे है ही नहीं, बट इज ही एन इंडियन सिटीजन? यस। आपको समझ में आ रहा है? मतलब कंटेंट सिर्फ थियरी कॉन्टेक्स्ट से नहीं है, इसको प्रैक्टिकली भी एस्पेक्ट कम समझो। तो अगर ये इंडियन सिटीजन है हु इज आउटसाइड इंडिया एंड coming to visit in India and earn more than, बोलो बेटा, 15 lakh and he is not liable to tax anywhere by reason of its domicile or stay, he is deemed resident in India. He is deemed resident in India. Yes, एक और एग्जाम्पल बताऊं आपको। जो टूर गाइड्स होते हैं वो, जैसे केसरी टूर्स एंड ट्रैवल्स, अगर आप देखेंगे ये हर 15 दिन में क्या करते, एक नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर के किसी दूसरी कंट्री में चल जाते। अब उनका काम ही वही है, आप समझो, एयर होस्टेस हो गया, पायलट्स हो गए, अब इनका काम ही है ये ना यार, ये मल्टीपल कंट्री में हॉप करे जा रहे हैं। उनके लिए ये कंटेंट रेलेवेंट है कि नहीं, ये कॉन्टेक्स्ट रेलेवेंट है कि नहीं बताना। Yes, so अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है who is not liable to pay tax anywhere in the world and in India he earns more than 15 lakh, तो he will be treated as deemed resident। तो रेसिडेंट तो बना लिया, स्ट्रेट अवे इनको क्या क्लासिफाई किया जाता है, RNOR। स्ट्रेट अवे इन्हें क्या क्लासिफाई किया जाता है, RNOR। तो अनलेस अदरवाइज कंडीशन इज सेटिस्फाइड, क्या बोला बेटा मैंने, अनलेस अदरवाइज कंडीशन इज सेटिस्फाइड, राइट, स्ट्रेट अवे इसे क्या बनाया जाता है, RNOR। अब अपन ने RNOR कहीं लिखा पड़ा है, RNOR में जाइए, यहाँ मैंने आपसे 6 लाइन खाली छुड़वाई थी, यहाँ पे लिखिए डीम्ड रेसिडेंट एज पर 61A। तो जो बंदा डीम्ड रेसिडेंट है एज पर 61A, वो बाय डिफॉल्ट में कौन है, RNOR। नेक्स्ट, रेसिडेंट इंडियन सिटीजन ऑब्लिक PIO, स्टे एक्सीड 120 days बट लेस देन, बोलो, 182 days। समझ में आया? उसको भी हम स्ट्रेट अवे क्या क्लासिफाई कर रहे थे, RNOR। अब लॉजिक समझ में आया, स्पेस क्यों छुड़ाया था? अब तुम समझ के लिख रहे हो रादर देन सिर्फ लिख रहे हो। आहो से यस। चलो अब पूरे चार्ट को एक बार रिवाइज करते हैं, स्टार्टिंग से आओ, इंडिविजुअल से। देखो हमने कितना सारा पढ़ा और हम जीरो से वापस चालू कर रहे हैं जहां से स्टार्ट किया था। क्या रेसिडेंशियल स्टेटस हर पर्सन के लिए डिटरमाइन होता है? क्या ये ईयर टू ईयर चेंज होता है? रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर प्रीवियस ईयर, क्योंकि हम इनकम कब की निकाल रहे हैं, प्रीवियस ईयर। तो बेटा नंबर ऑफ डेज भी प्रीवियस ईयर के काउंट होंगे, ठीक है। अच्छा, एन इंडिविजुअल, स्टार्ट कीजिए चार्ट को, इमेजिन कीजिए आपने बनाया है। एन इंडिविजुअल कैन ईदर बी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट है तो दो या दोनों में से एक कंडीशन, दोनों में से एक, ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 days or more in previous year
और 60 days in previous year and 365 days in, तीन लोगों के लिए रेसिडेंट मतलब 182 डेज, शिप क्रू मेंबर, पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बराबर है। शिप क्रू मेंबर का जब नंबर ऑफ डेज काउंट करते रहेंगे उतना पीरियड जितना सीडीसी कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में लिखा होगा उतना क्या कर देंगे माइनस। यहां 366 पकड़ना है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, याद आ रहा है। फिर हम लोगों ने बात करी थी अगर रेसिडेंट है तो हमें उसे फर्दर क्लासिफाई करना पड़ेगा आरओआर आरएनओआर। आरओआर बनाने के लिए कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है सर? दो। कौन सी दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है बताओ? He is resident for any 2 out of 10 previous preceding year and stays in India for 730 days in, क्लियर है? नहीं तो RNOR, ये ठीक। यहां से हम गए आगे, हमने देखा ये वाला लॉ, अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है हु इज आउटसाइड इंडिया बट कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट, और इस विजिट में वो 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा लेता है तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस 182 डेज और 120 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। फिर हमने देखा डीम्ड रेसिडेंट का कंसेप्ट जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है। इंडियन सिटीजन्स, इसको पीओआई न रखने का एक बहुत बड़ा सा सिंपल सा रीजन है, बिकॉज पाकिस्तान का जो पीपल होगा वो पीआई होगा, यस और नो। अब वो बाय डिफॉल्ट में अगर उनने सिलेक्ट कर लिया होगा दैट दे हैव टू स्टे इन पाकिस्तान, उनके ऊपर भी अननेसेसरी लॉ लग जाता, दैट्स व्हाई पीआईओ को एक्सक्लूड किया यहाँ से। तो इंडियन सिटीजन हु इज आउटसाइड इंडिया कमिंग टू विजिट इन इंडिया बट इज नॉट लायबल टू पे टैक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड बाय रीजन ऑफ इट्स डोमिसाइल और स्टे एंड इंडिया से वो एटलीस्ट कितने से ज्यादा कमा रहा है 15 लाख, तो वो उसे क्या मान लेंगे डीम्ड रेसिडेंट। और डीम्ड रेसिडेंट क्लासिफाई करके हम सीधा क्लासिफाई करेंगे RNOR। यहां तक के सबको क्लियर है? ये क्वेश्चन ठीक है, आओ इधर। डीम्ड रेसिडेंट, notwithstanding anything contained in section 6(1), an individual being a citizen of India not POI having total income other than foreign income exceeding 15 lakh shall deem to be resident in the previous year if he is not liable to pay tax in any other country territory by his domicile resident or any other criteria. If a person is deemed resident he shall be deemed to be RNOR। Sorted है? Next, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब क्या होता है? इफ ही और हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इनटू अनडिवाइडेड इंडिया। आरओआर के लिए कितनी कंडीशन है? 2 out of 10 वो क्या होना चाहिए? रेसिडेंट एंड स्टेज इन इंडिया फॉर 730 डेज इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। RNOR अगर बनना है कितने क्राइटेरिया है? पहला, आप नॉन रेसिडेंट होने चाहिए 9 out of 10 ईयर्स में। आरओआर के लिए कितनी कंडीशन थी? 2 out of 10। अगर आप 9 out of 10 अगर एनआर रहे तो आप बाय डिफॉल्ट में RNOR बन गए। दूसरा, आपने एटलीस्ट कितने दिन रहना चाहिए था? 730। तो अगर आपका 7 ईयर में ओवरऑल स्टे ही कितने दिन का रहा? 729 डेज, तो आप क्या बन गए? RNOR। अगर आप डीम्ड रेसिडेंट है 6(1)(a) के हिसाब से, या आप इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो एटलीस्ट 120 डेज से लेके 182 डेज तक के है इंडिया में, क्लियर है RNOR का डेफिनेशन भी? रूल 126, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ शिप क्रू, यस, द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शैल नॉट इंक्लूड द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप टिल द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ एज मेंशन्ड इन कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ये भी सॉर्टेड है। देखो एक ही कंसेप्ट में कितने कंसेप्ट पढ़ लिए हमने। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी काम का नहीं है, बात समझ लेना, पूछते भी नहीं, आता भी नहीं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, सबसे पहले एक बात बताइए, HUF कैन अ वुमेन भी करता? यस, कैन अ वुमेन भी करता? यस। HUF के कितने स्कूल ऑफ लॉ है? तो कौन कौन से? मिताक्षरा एंड दयाभा का। सर घर में एक सीनियर मेंबर है, या जूनियर मेंबर को भी कर्ता बनाया जा सकता है?
क्या जूनियर मेंबर को कर्ता बनाया जा सकता है सीनियर सिटीजन होने के अलावा? यस और नो? बनाया जा सकता है बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन, बिल्कुल बनाया जा सकता है बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। छोटा सा एक एग्जांपल दूं आपको, प्रैक्टिकली समझिए। घर के जो सबसे सीनियर सिटीजन है वो बेड रिडन है। अब मुझे बताइए क्या कैन दे टेक द डिसीजन ऑफ बिजनेस? समझ में है? प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है, यस कैन बी डन बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। यस। कैन अ मेन बी इन 2HUF? एक आदमी की 2 बीवी हो सकती है, इस बारे में डाउट नहीं है। कैन अ पर्सन हैव 2HUF? कैन अ पर्सन बी इन 2HUF? नो, नहीं हो सकता। कैन अ वुमन बी इन 2HUF? यस, वो अपने पापा के HUF में भी रहेगी, अपने पति के HUF में भी रहेगी। तो वुमन कैन बी इन 2HUF, मेन कांट बी इन 2HUF। ठीक है। वेदर जैन एंड सिख फैमिली विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर HUF? यस, बराबर है। सर मान लो किसी की 2 शादी हुई, क्या वो 2 HUF रख सकता है? हम हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं, यहाँ अलाउड नहीं है। हाँ, आप ऐसा हो सकता है कि आपने कर ली हो और आप खुशी से रह रहे हो, पर ये हिंदू लॉ के हिसाब से अलाउड नहीं है। ये सुनो, हाँ अदर कास्ट में हो सकता है, नहीं हो सकता, अपने अपने लॉ लिख के अलग हो सकते हैं। चलिए, अब मैंने इतना सब डिस्कशन क्यों किया? ये सब आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर में है, इसके लिए तो एक बार बस टच कर दिया। एग्जाम में आएगा नहीं, मेरी जिम्मेदारी थी मॉड्यूल के हिसाब से आपको सारी चीजें बताने की, बता दिया। अब आते हैं HUF। HUF भी 2 क्राइटेरिया से डिसाइड होता है, इट कैन बी रेसिडेंट, इट कैन बी नॉन रेसिडेंट। यस, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, तो इन्हें क्या माना जाता है? रेसिडेंट। अगर HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्टली भी इंडिया में रहा तो वो रेसिडेंट होगा। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है तो ही वो क्या माना जाएगा? नॉन रेसिडेंट। अब ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वर्ड क्या होता है? इसका मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया। अगर HUF से रिलेटेड डिसीजन पार्टली भी इंडिया में होते हैं या होली भी इंडिया में होते हैं, ये क्या माने जाते हैं? रेसिडेंट। बराबर है। HUF को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है ROR RNOR के अंदर में। HUF को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है ROR RNOR के अंदर में। अगर HUF का कर्ता 6 सेटिस्फाई कर देता है, वेट अ मोमेंट, 6 क्या था? हाँ, 2 कंडीशन थी। ROR वाली कंडीशन, ही इज रेसिडेंट फॉर एनी 2 out of 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर एंड स्टेज इन इंडिया फॉर 730 days इन। अगर कर्ता 6 सेटिस्फाई कर देता है, होल HUF को हम क्या पकड़ते हैं? ROR। अगर कर्ता सेटिस्फाई नहीं करता 6 को, तो हम पूरे HUF को क्या पकड़ लेते हैं? RNOR। याद रखें, ओनली इंडिविजुअल और HUF को ही हम ROR RNOR में क्या करते हैं? क्लासीफाई। ओनली इंडिविजुअल और HUF को ही हम ROR RNOR में क्या करते हैं? क्लासीफाई। बराबर है। रजिस्टर में जाओ, रेसिडेंशियल स्टेटस, रुको यहां लिखो, रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर, क्या हुआ? स्क्रीन नहीं दिख रही? ठीक है, मेरी आवाज सुनो। रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर HUF, उसके नीचे लाइन में लिखना रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर फर्म ऑब्लिक अदर, और उसके नीचे लाइन में लिखना रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर कंपनी। उसके आगे तीनों को कॉमन एरो करके लिख देना रेफर नोट्स। बराबर। हेडिंग दीजिए रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, बिल्कुल उसी के नीचे की लाइन में रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, बिल्कुल उसी के नीचे की लाइन में रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। लिख लिया? बराबर। कॉमन एरो करो, लिख दो रेफर नोट्स। हमने ऐसा क्यों किया? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स में ऑलरेडी शॉर्ट करके दिया है, अननेसेसरी जगह पे टाइम पास नहीं करना है। आ जाओ इधर, फर्स्ट पेज पे आओ, रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर अदर्स लिखा है। अब देखिए, ROR RNOR का कंसेप्ट सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए है, बाकी सारे एसएससी को हम या तो रेसिडेंट बनाते हैं या तो नॉन रेसिडेंट बनाते हैं, या तो रेसिडेंट बनाते हैं या तो नॉन रेसिडेंट बनाते हैं। बराबर है। अगर अदर पर्सन को रेसिडेंट बनाना है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया,
इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया तो क्या माना जाएगा, रेसिडेंट। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है तो क्या माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट। अब अदर पर्सन में कौन आ गया सर, फर्म आ गया, एलएलपी आ गया, लोकल अथॉरिटी आ गया, एओपी आ गया, बीओआई आ गया, एजेपी आ गया। इन सब के लिए क्राइटेरिया 6 सबसेक्शन 4। तो 6(4) कहता है इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। बताइए, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें आप है और मैं है, हमारा पूरे डिसीजन इंडिया में होते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट। आधे डिसीजन इंडिया में होते, आधे डिसीजन फॉरेन में होते, रेसिडेंट। 90% डिसीजन फॉरेन में होते, 10% डिसीजन इंडिया में होते, रेसिडेंट। 100% आउटसाइड इंडिया होते, नॉन रेसिडेंट। सॉर्टेड है। इंस्टीट्यूट कभी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछता, आपको आसानी से समझाना, बस इसलिए नहीं पूछता। आते हैं 6(3) रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर कंपनीज। आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर कंपनीज, बराबर। अब आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर कंपनीज के ऊपर। कंपनी दो तरह से क्लासिफाई होती है, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। कंपनी कितने प्रकार से क्लासिफाई होती है, 2, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। भारतीय कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट। ये सुनो, भारतीय भारत से तो बाहर जा सकता है पर उसके अंदर से भारत कहीं बाहर नहीं जा सकता, ये बात तो पक्की है। तो इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट। फॉरेन कंपनी पोयम इन इंडिया तो रेसिडेंट, पोयम आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट। अब आप ये पूछेंगे सर पोयम का मतलब क्या है, वाह बेटे वाह, तुम्हें 40 मार्क देता हूं मैं इसमें, है ना, बचे हुए 60 खुद ला लेना। बात कहिए बेटे वाह। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, द बेस्ट पार्ट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे निकाला जाएगा, ये फाइनल्स में कवर्ड है। ये कैसे निकाला जाएगा, ये कहाँ कवर्ड है, फाइनल्स। सॉर्टेड। तो इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट। फॉरेन कंपनी में आपको क्या देखना है, पोयम। याद रखिएगा, इंडिया में कविता होती है, फॉरेन में ही पोयम होती है। तो ये जो पोयम का क्राइटेरिया है ये कहाँ है, फॉरेन। इंडिया ऑलवेज रेसिडेंट, देसी। फॉरेन पोयम इन इंडिया तो रेसिडेंट, पोयम आउटसाइड इंडिया तो क्या बेटा, नॉन रेसिडेंट। अब ये पोयम कैसे निकालते, क्या निकालते, ये कहाँ का क्राइटेरिया हो गया, फॉरेन। ठीक है, चलो रिवाइज वन मोर टाइम। हमने आज सेक्शन 6 खत्म कर दिया। 6(1) इज फॉर इंडिविजुअल, 6(1)(a) इज फॉर इंडियन सिटीजन, 6(2) इज फॉर HUF, 6(3) इज फॉर कंपनी, 6(4) इज फॉर अदर्स। अब देखो सेक्शन याद रखने के तरीके, एक आदमी इंडिविजुअल होता है, 2 लोग मिलकर घर बनाते हैं, कंपनी 3 प्रकार की होती है, पब्लिक, प्राइवेट, OPC। कंपनी कितने प्रकार की होती है, 3, बाकी सबको चारों दिशाओं में फेंक दो। समझ में आया, 4 तरीके से याद रख सकते हो। 6(1) इज फॉर इंडिविजुअल, वैसे सेक्शन याद रखना एक टोटल वेस्ट एक्टिविटी है। स्टिल अगर हो सकता है तो याद कर लो, 6(1) इज फॉर इंडिविजुअल, एक आदमी इंडिविजुअल होता है, 2 लोग मिलके घर बनाते हैं। कंपनी कितने प्रकार की होती है, 3, पब्लिक, प्राइवेट, OPC, बाकी सबको उठा के चारों दिशाओं में फेंक देने का। क्लियर है, ओके। स्टार्ट, उल्टा स्टार्ट करेंगे। अदर्स के लिए रेसिडेंशियल क्राइटेरिया क्या है, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। बाजू करो। कंपनीज के लिए, इंडियन कंपनीज ऑलवेज रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी पोयम इन इंडिया रेसिडेंट, पोयम आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट। पोयम का कंसेप्ट बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो। HUF के केस में, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। कर्ता satisfy 6(6), होल HUF ROR, एल्स होल HUF RNOR। ठीक है। अगर कोई इंडियन सिटीजन है हु इज आउटसाइड इंडिया कमिंग टू विजिट इन इंडिया, अर्न्स मोर देन एंड इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स एनीवेयर, तो इंडिया में डीम्ड रेसिडेंट, स्ट्रेट अवे RNOR। 6(1)
लास्ट टाइम रिपीट कर दो, ये पढ़ने का ही नहीं घर जाके। हाँ, अ पर्सन के नहीं, इधर भी रेसिडेंट है तो स्टेज इन इंडिया फॉर 182 days और मोर इन प्रीवियस ईयर और 60 days इन प्रीवियस ईयर एंड 365 days। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट है तो ROR RNOR। ROR के लिए कितने क्राइटेरिया है? 2। ही इज रेसिडेंट फॉर एनी 2 out of 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर एंड stays in India for 730 days in 7 previous preceding year। नहीं तो RNOR। क्लियर है? पक्का? 3 लोगों के लिए रेसिडेंट मतलब 182 days। शिप क्रू मेंबर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। शिप क्रू मेंबर के नंबर ऑफ डेज में से उतना पीरियड नहीं माइनस कर देंगे जितना CDC में मेंशन्ड होगा। आओ, इस साल में नंबर ऑफ डेज कितने लेने? क्या रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल के लिए निकलता है? पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। इज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप सेम थिंग? पक्की बात। ये था पूरा सेक्शन 6 जो अभी तक हमने पढ़ा। अब आगे अच्छा, ये बंद है यार, नहीं आया। इधर से गड़बड़ है ये जीवन में। वाह यार। चलो ठीक है, आज का टारगेट, आज का टारगेट क्या है? ध्यान से सुनो। उद्देश्य टारगेट, ठीक है? मैं फोटो भी भेजूंगा। सबसे पहले आज का टारगेट है आपको एग्रीकल्चर क्या करना है? कंप्लीट। आपको एग्री पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। रेसिडेंशियल का सेक्शन 6(1), 1A, 2, 3 और 4 पढ़ना है। तो आपको पूरा टारगेट मैं टेलीग्राम के ऊपर भेज रहा हूँ, बस अभी 1 सेकंड के अंदर में ये पहुंच गया आपके पास। आया क्या? नहीं आया? ओ माय गॉड। जो होमवर्क हमारा बचा है वो कल चेक कर लेंगे। ये लो जी, टुडेज टारगेट, ये आज के आज कंप्लीट करना है और एग्रीकल्चर के जितने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन से सॉल्व करके आना है। इज दैट डन? यस। चलो मिलेंगे आपसे कल, तब तक के वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरे भारत तक के आपको इस वीडियो को पहुंचाना है क्योंकि ये सब आप ही के लिए है। बाय बोलेंगे। हाँ हाँ, दूंगा। टेस्ट जो है वो ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूं मैं, डोंट वरी। जो आपको बोला है वो जरूर हो जाएगा। अबे थोड़ा तो मतलब, जो डाउट भेज रहे बाय भेज रहे, अरे थोड़ा आराम से। एक कमेंट करने बोले नहीं, 5-6 हजार कमेंट कर डालते दन 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 दन। रुको रे सर, आपसे पढ़ के अच्छा लगा, थैंक यू। मेरे को भी पढ़ा के अच्छा लगा। यस बेटा, आप कर सकते हो। हाँ बेटा, CSCMA वालों के लिए भी है। सर सेक्शन मेंशन करना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं बेटा। सर जो आप मार्क कर रहे हैं वो CMA में भी मार्क मतलब इंपॉर्टेंट है क्या? मैं बेटा हर CA CS CMA सबके लिए, जब मैंने आपको पहले दिन बोल दिया तो हर रोज ये सवाल ही पूछना बंद कर दो, ये CA के लिए क्या, ये CMA के लिए क्या। जो बोल रहा हूँ वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इधर से, इधर से। सर क्वेश्चनेयर का PDF, भाई PDF मत मांगो यार, बहुत लोग बना बना के बेच भी रहे, मालूम तुमको। चलो बाय बाय।